हेलो नमस्ते आप सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं कि 18 अक्टूबर से आपके एयरफोर्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ना केवल एयरफोर्स के एग्जाम बल्कि इसी टाइम ड्यूरेशन में आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम का भी नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। उसके कुछ ही महीनों के बाद आपके आर्मी क्लर्क के भी एग्जाम स्टार्ट होंगे, एसएससी जीडी के भी एग्जाम स्टार्ट होंगे, एसएससी के भी एग्जाम स्टार्ट होंगे। उस सभी में एक सब्जेक्ट जो कि कॉमन है वो है आपका इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है वो है नरेशन। हमें नरेशन बचपन में पढ़ाया गया है, हमने पढ़ा है 8th क्लास 9th 10th में हमने नरेशन को अच्छे से पढ़ा है। लेकिन कॉम्पिटिटिव दुनिया में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप नरेशन को पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की वैरायटीज़ को पढ़ना होता है। तो टीचर्स आपको आते ही सिखाने लग जाते हैं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंसेस। लेकिन जो बच्चा बेसिक से जिसको नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाता है, और उसके दिमाग में वो जो कंफ्यूजन है वो बनी रहती है टिल द कंप्लीट। जब तक नरेशन या फिर जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता उसके दिमाग में वो मॉडल, वो कंफ्यूजन बनी रहती है कि एक्चुअली में नरेशन हमें चाहिए ही क्यों, कि नरेशन को पढ़ना ही क्यों है, एक्चुअली में नरेशन काम कैसे करता है। हमने टेंस को चेंज कर दिया, हमने नाउन को चेंज कर दिया, प्रोनाउन को चेंज कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, टेंस वेंस सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन किया क्यों, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, ये सेंटेंस में चेंज क्या लाता है, कि हमें नरेशन पढ़ने की जरूरत क्यों है, ये किस तरीके से काम करता है, ये कोई नहीं बताता। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करूंगा नरेशन को बिल्कुल बेसिक से, जहां मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में नरेशन होता क्या है और नरेशन एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत धीरे धीरे डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। अगर आपको किसी को जल्दी है तो आप इसको 1.25 या 1.5x पे करके इसको देख सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि उसको चीजों को कैप्चर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्लीज वो इस वीडियो को बड़ी आसानी से बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से देखे, ताकि उसका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो और वो अच्छे से चीजों को सीख पाए। मेरा इंटेंशन, मेरा मोटिव यही रहेगा कि इस एक वीडियो से, इस 3 वीडियो से जो मैं वो 2 पार्ट इसके लेके आऊंगा, उसके बाद आपका कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का इस चैप्टर से ना रहे। आप एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े, चाहे वो आपका एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, कोस्ट गार्ड का हो, या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम क्यों ना हो जिसमें ये टॉपिक पूछा जाता है, उस सब्जेक्ट में, उस एग्जाम में आपका ये इस टॉपिक से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना गलत हो, ना छूटे। हर कॉन्सेप्ट आपको याद हो, हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहली क्लास नरेशन की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नरेशन होता क्या है, नरेशन काम कैसे करता है, नरेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, नरेशन का एक्चुअल सिनेरियो क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है जिसके जरिए हम नरेशन को समझेंगे कि नरेशन एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूं नरेशन क्या होता है। ठीक है, मैंने लिखा आप सभी के सामने नरेशन। नरेशन का मतलब होता है किसी चीज को नरेट करना। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, नरेट। नरेट का मतलब होता है किसी चीज को नरेट करना, किसी चीज का वर्णन करना, या किसी चीज को कहना। वर्णन करना या कहना, या फिर उसको आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं, इसका मतलब होता है स्पीच। नरेशन को आप स्पीच भी बोल सकते हैं। नरेशन और स्पीच दोनों का मतलब ही होता है किसी को अपने शब्दों में नरेट करना, अपनी बात को, किसी दूसरे की कही हुई बात को सुनना, फिर उसको तीसरे व्यक्ति के सामने अपने शब्दों में नरेट करके बताना ही नरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहां पे एक व्यक्ति है, ठीक है, यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, यहां एक व्यक्ति है जिसका नाम है बी। ठीक है, यहां पे एक व्यक्ति बी है, इसके अलावा यहां पे एक व्यक्ति है सी। तब नरेशन कैसे काम करता है समझिए। मान लीजिए व्यक्ति ए ने मुझे कोई बात कही, व्यक्ति ए ने मुझे कोई बात कही, और वो बात मैं व्यक्ति सी को अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, वो कहलाता है नरेट करना। मान लीजिए व्यक्ति ए ने मुझे कोई बात कही व्यक्ति बी को, व्यक्ति ए ने व्यक्ति बी को कोई बात कही, वो बात कह दी गई, समय बीत गया, अब मैं जाकर उसको कुछ समय बाद सी को बताऊं। हालांकि मैं उसी समय नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, नहीं, यहाँ पे ए है यहाँ पे सी है, ए ने मुझे बोला मैंने डायरेक्टली सी को बोल दिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। पहले ए ने मुझे कुछ बात बोली, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका, फिर मैं जाता हूं सी के पास, फिर मैं वो बताता हूं कि उसने मुझे ये बोला। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्चुअली में नरेट करना, अपनी बात को अपने शब्दों में किसी तीसरे व्यक्ति के सामने
व्यक्ति ए द्वारा कही बात को आपने सुना समझा, फिर व्यक्ति सी को आपने उस चीज को नरेट किया, वो कहलाता है एक्चुअल में नरेट करना है, फिर नरेशन। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस के जरिए समझिए। सबसे पहले मैं लिखता हूं नरेशन। नरेशन का मतलब होता है नरेट करना, दूसरा होता है स्पीच। इन दोनों को आप एक ही तरीके से पढ़ सकते हैं, नरेशन करना या फिर स्पीच। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये अपने आप में एक डायरेक्ट सेंटेंस है और ये अपने आप में इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट वो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, वो एक्चुअल सेंटेंस होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले जाते हैं। और जो इनडायरेक्ट होते हैं, जो व्यक्ति सुनता है उसके बाद में जो उसको आगे प्रोसेस करके तीसरे व्यक्ति को बताता है, वो कहलाती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। मान लीजिए व्यक्ति ए ने जो मुझे बोला वो अपने आप में एक डायरेक्ट स्पीच थी, वो बी ने फिर वो तीसरे व्यक्ति सी को जो बताया वो अपने आप में इनडायरेक्ट स्पीच थी। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब मैंने उसमें अपने हिसाब से उस वर्ड को, उस सेंटेंस को मैंने उस तीसरे व्यक्ति को बताया। व्यक्ति ए ने मुझे बताया, मैंने सुना, वो डायरेक्ट स्पीच थी, व्यक्ति ए के द्वारा दी गई थी। मैंने व्यक्ति बी को जो समझाया वो इनडायरेक्ट स्पीच थी, क्योंकि मैंने उसमें अपने वर्ड्स को ऐड ऑन किया, या फिर जो मुझे ऐसा लगा मैंने उसमें चेंज किया। जो चीज पास्ट की थी, पहले की थी, प्रेजेंट की थी, मैंने उस हिसाब से उसको बताया। ठीक है, ये होता है अपने आप में नरेट करना, अपने आप में नरेशन करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है सी सेज टू मी आई लाइक पिज्जा। अब यहाँ पे पता होना चाहिए सब्जेक्ट है सी। सी ने किसको बोला है? मुझे। सी ने बोला किसे? मुझे। सी ने मुझे बोला, क्या बोला? आगे उसका डिस्क्रिप्शन है आई लाइक पिज्जा। अब यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ पे जो आई लाइक पिज्जा है ये किसने बोला है और ये किसके लिए बोला गया है। आइए बताता हूं। यहाँ पे लिखा गया है सी सेज टू मी, उसने मुझे बोला आई लाइक पिज्जा। यहाँ पे कौन, यहाँ पे पिज्जा किसको पसंद है? ये कौन किसकी बात बता रहा है कि पिज्जा किसको पसंद है? ये पिज्जा शी को ही पसंद है, ये अपने बारे में ही बता रही है मुझे। व्यक्ति ए व्यक्ति बी को ये बता रहा है कि मुझे पिज्जा पसंद है। किसे पसंद है? व्यक्ति ए को पसंद है। वो बात किसे बताई जा रही है? व्यक्ति बी को, कि ए को पिज्जा पसंद है। ए ने उसको बताया कि मुझे पिज्जा पसंद है। तो बात किसके बारे में हो रही है? ये बात हो रही है सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट कौन है? शी। सी अपनी जो क्वालिटी है उसको बता रही है, किसको? बी को, यानी मुझे बता रही है कि उसे पिज्जा पसंद है। अब मैं ये बात सुनकर, उसने मुझे ये बात बता दी, अब ये बात मैं जाता हूं अपने दोस्त के पास और उसको बताने की कोशिश करता हूं, उसको समझाने की कोशिश करता हूं कि मुझे उसने क्या बोला। वो आता है अपने दोस्त के पास और अपने दोस्त को बोलता है सी टेल्स मी, उसने मुझे बोला, वो मुझे कहती है, या उसने मुझे कहा, या फिर मुझे कहती है दैट, क्या, शी लाइक्स पिज्जा, कि उसको पिज्जा पसंद है। उसने मुझे कहा या मुझे कहती है कि उसे पिज्जा पसंद है। मैंने ये बात किसे बताई? मैंने किसी तीसरे व्यक्ति को बताई। व्यक्ति ए से बात सुनी मैंने, और मैंने जाके फिर अपने शब्दों में उस तीसरे व्यक्ति को बताई कि उसे पिज्जा पसंद है। उसने मुझे बोला कि उसे पिज्जा पसंद है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है शी की। यहाँ पे सिर्फ मैं एक लिसनर हूं, और पूरा जो बात है, ये जो पूरा सेंटेंस है, यहाँ पे जो एक डिटेल दी गई है वो किसके बारे में दी गई है? ये शी के बारे में ही दी गई है। अपने आप में नरेशन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रहना कहलाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत बेसिक सा था। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। या फिर से लिखा है तनु सेड टू मी, तनु ने किसे बोला? तनु ने मुझे बोला। क्या बोला? तनु ने बोला आई लव यू वेरी मच, इस चीज के बारे में बोला। ठीक है, वर्ड किसके थे? ये जो वर्ड है यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये वर्ड, ये किसने बोला? ये बोला तनु ने। किसे बोला? मुझे बोला। बात तो कही गई तनु के द्वारा, लेकिन बोला किसे गया है? ये मुझे बोला गया है। अब मैं ये बात जाकर तीसरे व्यक्ति को बताता हूं। तीसरे व्यक्ति को क्या बताऊंगा? तनु टोल्ड मी, तनु ने मुझे बोला। क्या बोला? सी लव्ड मी वेरी मच, ये मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो नरेशन किस तरीके से काम करता है? इस तरीके से नरेशन काम करता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि नरेशन में टर्म्स क्या क्या होती है, नरेशन को चेंज कैसे करते हैं। हमने पढ़ लिया डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में जाना होता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन टर्म्स को आप क्या क्या नाम देंगे, इनका नाम क्या है। अगर आपको नाम ही नहीं पता तो आप इनको चेंज कैसे करेंगे? बताता हूं कि अपने आप में डायरेक्ट सेंटेंस है, ये अपने आप में एक डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस में ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये अलग है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये अपने आप में अलग है। दोनों अलग अलग पार्ट है, आपको दिखाई दे रहे हैं, विजिबल है कि दोनों पार्ट अलग है। पहले वाला पार्ट अपने आप में हमेशा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ड।
क्यों कहलाता है? क्योंकि आपने यहां देखा ये अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है। हालांकि इस एक पूरी इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, इसको पूरे को रिपोर्टिंग वर्ब बोल दिया जाता है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि ये अपने आप में एक रिपोर्टिंग वर्ब है और आगे आने वाला पार्ट अपने आप में रिपोर्टिंग स्पीच है। ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच है, जो स्पीच बोली गई है, जो कोई डिटेल दी गई है, किसी बात को बताया गया है, वो अपने आप में रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये वाला पार्ट अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा इतना। अब दूसरा तरीका समझने का, पहचानने का कि रिपोर्टिंग वर्ब है सर, कैसे पहचानेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच है कैसे पहचानेंगे? तो रिपोर्टिंग स्पीच को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर कही गई बात, इन्वर्टेड कोमा के अंदर कही गई कोई भी बात अपने आप में रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर आपको पता है कि ये जो बात कही गई है अपने आप में इन्वर्टेड कोमा के अंदर कही गई है, तो ये बात अपने आप में रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये बात जो है, जो बोली गई है, रिपोर्टिंग स्पीच के अलावा जो बात कही जाती है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। आसान हो गया आप सभी के लिए पहचाना कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? आसान हो गया। आगे और आसान बनाते हैं इसको पढ़ना। अब आपने देखा कि यहाँ पे चीजें चेंज हुई हैं, कैसे चेंज हुई हैं? पहले आप देखेंगे यहाँ पे टेंस में भी चेंज हुआ है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोनाउन में भी चेंज हुआ है। यहाँ पे पहले यहाँ पे आई हुआ करता था, यहाँ पे शी चेंज हो गया जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। कैसे चेंज हुआ, पीछे के सिनेरियो वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करते हैं। कैसे करते हैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये अपने आप में पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये अपने आप में पास्ट की है, तो आगे टेंस चेंज हो रहा है। आगे कही गई रिपोर्टिंग स्पीच का यहाँ पे टेंस चेंज हो चुका। ये बात अपने आप में कही गई है किसमें? प्रेजेंट में, और ये बात यहाँ पे लिखी गई है पास्ट में। ऐसा क्यों हुआ? क्या रिपोर्टिंग वर्ब आने वाली रिपोर्टिंग स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में हेल्प करती है? बिल्कुल करती है। कैसे करती है समझाऊंगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जो समझ नहीं आ रहा उसको बस शांति से सुनते रहो, उसको बस देखते रहो, बोर्ड पे मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको नोट डाउन करते रहो, समझते रहो। जब आप लास्ट तक पहुंचेंगे तो आपका कोई भी सिंगल डाउट नहीं बचेगा, आई प्रॉमिस यू। कुछ भी नहीं बचेगा ऐसा जो आपको नहीं पता हो। बस अभी सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज होता है। अब आपको बता दो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में। मान लीजिए हमें पढ़ना है, नीड टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन से हमें इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे इस स्लाइड से देखते हैं। कैसे देखेंगे? यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट नरेशन, यहाँ पे लिखा गया है सी सेड टू मी आई लाइक पिज्जा। उसने मुझे कहा, मुझे कहती है आई लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में। ये जो लिखा गया आप सभी के सामने अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये वाला जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया पार्ट आप सभी के लिए रिपोर्टिंग स्पीच है कि नहीं है? मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर कही गई बात अपने आप में रिपोर्टिंग स्पीच है, और इन्वर्टेड कोमा के अलावा जो कही गई बात है वो अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब है और ये अपने आप में रिपोर्टिंग स्पीच है, क्योंकि एक बात कही गई है। ये अपने आप में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है किसके बारे में, जो इसने बोला। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। आप इसको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से डिनोट करेंगे। तो इतना तो पता चल गया ना कि एक नरेशन का सेंटेंस है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, दूसरे वाला रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। इतना तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। इतना तो कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि एक सेंटेंस को देख के आप इतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इसमें तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी, आगे भी नहीं होगी। देखिए आगे आप सभी के सामने लिखा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले रिपोर्टिंग सी से टू मी आई लाइक पिज्जा। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में जाना, रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में जाना। अब आपको पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है। कौन सी है आप देखिए, यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, द पार्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमा। जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा से बाहर है वो अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब है। जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इनसाइड द इन्वर्टेड कोमा, नोन एज या कॉल्ड एज क्या, रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये अपने आप में आपका रिपोर्टेड स्पीच है और ये वाला पार्ट आपका अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जानना बेहद जरूरी था आपके लिए कि कौन सा रिपोर्टेड वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। आगे चलते हैं। आगे
आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको जब आप रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसके अंदर चेंज कहाँ कहाँ होता है, उसमें चेंज होता है सबसे पहले प्रोनाउन में, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब देखी जाती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अपने आप में प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो वो आगे रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं होने देगी। कैसे नहीं होने देगी, आगे सेंटेंस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में जब आप डायरेक्ट से आप किसी भी इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हैं तो वहाँ पे आप चेंज करते हैं किसी भी टेंस को। तो टेंस को कैसे चेंज करेंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंस है कौन सा, टेंस या फिर ये सेंटेंस कैसा है। आपको सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में सेंटेंस है कौन सा। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच का चेंज होना अपने आप में डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। अगर वो एडजेक्टिव सेंटेंस है तो उसके लिए अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट होंगे उसको चेंज करने के लिए। अगर इंटेरोगेटिव है तो उसको अलग तरीके से चेंज किया जाएगा। अगर वो इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी है तो उसको उसके अलग कॉन्सेप्ट के साथ चेंज किया जाएगा। हर किसी के साथ आप एक कॉन्सेप्ट लगा के उसको चेंज नहीं कर सकते। हर किसी के साथ अपना एक कॉन्सेप्ट अलग होता है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि इतने सारे कैसे करेंगे, सिर्फ 5 ही तो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 5 ही कॉन्सेप्ट है। 5 प्रकार के ही मैं आपको सेंटेंस समझाऊंगा और उन 5 सेंटेंस के साथ आपको छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट लगाने होंगे जिसके जरिए आप रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सबसे पहले ये जानना कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। क्या मुझे एडजेक्टिव सेंटेंस में ये बात कही गई है या मुझे इंटेरोगेटिव में बात कही गई है, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, मुझे किस प्रकार से बात कही गई है तो मैं उसको चेंज करूं। वन बाई वन समझने की कोशिश करते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, इंपेरेटिव क्या है। मैंने स्लाइड लगाई है, क्यों लगाई है, इसके पीछे का मेरा इंटेंशन यही है कि किसी बच्चे को नहीं पता कि एडजेक्टिव सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है, तो उसके लिए तो एक क्लास यहीं तक ही है, वो आगे चीजों को समझ ही नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा ना। तो इसलिए बेहद जरूरी था जान लेना कि एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। वो डिटेल डिस्क्रिप्शन में जब आपको इंग्लिश कोर्स करवाऊंगा उसमें समझाऊंगा, लेकिन फॉर नाउ मुझे इतना समझाने की बेहद जरूरत है कि सेंटेंस होते क्या क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके के होते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंसेस हम 5 प्रकार के पढ़ेंगे। यहाँ पे हम टोटल 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। हालांकि 4 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन 4 हो 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कभी नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे और कॉन्सेप्ट आपको 5 के याद रखने पड़ेंगे, 5 के करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल 5 टाइप ऑफ सेंटेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा, कोशिश नहीं करूंगा, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, आप सभी के सामने है असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद में आपके सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर है एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। अपने आप में दोनों सिमिलर से हैं, लेकिन इनको अलग अलग भी हम पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के अपने अपने कॉन्सेप्ट, दोनों की अपनी अपनी वेराइटीज। ठीक है, तो ये 5 टाइप के सेंटेंस आप सभी के सामने हैं जो आपको पढ़ने हैं। एडजेक्टिव के बारे में, इंटेरोगेटिव के बारे में, इंपेरेटिव के बारे में, एक्सक्लेमेटरी के बारे में, ऑप्टेटिव के बारे में। उसके बाद आप नरेशन को चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच को आप चेंज करेंगे। जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एडजेक्टिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच में दिया गया टेंस एडजेक्टिव सेंटेंस है, तो आपको पता होगा कि एडजेक्टिव सेंटेंस के साथ तो ये फिनोमेनास होते हैं, इस तरीके से वो चेंज होता है। या फिर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव के साथ इस तरीके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये आपको याद रखने की जरूरत है, वो मैं आपको समझा दूं। ठीक है, आगे चलिए। अभी तक आपने जो पढ़ा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि नरेशन क्या है, नरेशन किस तरीके से काम करता है। व्यक्ति ए द्वारा कही गई बात मैंने उसको अपने शब्दों में व्यक्त किया किसी व्यक्ति तीसरे के सामने, वो कहलाता है आपका नरेशन। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में हमने जाना। अब बात कर लेते हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस में सबसे पहला सेंटेंस जो होता है वो आपका होता है एडजेक्टिव सेंटेंस। क्या होता है समझिए, समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि एडजेक्टिव सेंटेंस अपने आप में क्या होता है। सबसे पहले लिखा है एडजेक्टिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? एडजेक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो गिव एनी इंफॉर्मेशन, जहां पे हम किसी को किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना, वो अपने आप में एडजेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं वो अपने आप में एडजेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे चेंज करेंगे। एडजेक्टिव सेंटेंस की 2 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले होते हैं अफर्मेटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। यहां पर आके आपको कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज कैसे नहीं होना, अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, मैं आपको बता दूं। अफर्मेटिव इज नन अदर देन बट, अपने आप में कोई पॉजिटिव सेंटेंस है वो अपने आप में अफर्मेटिव कहलाता है। नेगेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव ही बोल देते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बोला जाता है। बात खत्म।
ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर पॉजिटिव अफर्मेटिव को पॉजिटिव बोल दो, कोई बात नहीं। अफर्मेटिव का मतलब ही होता है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब तो नेगेटिव होता ही है। अफर्मेटिव का सेंटेंस इसका मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पे अगर मैं देखूं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, फिर मेन वर्ब आती है और उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है। जैसे ये एग्जांपल है, तनु अपने आप में कोई सब्जेक्ट है, इज अपने आप में कोई हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये मेन वर्ब है, उसके बाद में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि लंदन है। तो ये आपने देख लिया। अब आपसे पूछे कि किस प्रकार का टेंस है, तो आप बोलेंगे सर अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है, तनु इज गोइंग टू लंदन अफर्मेटिव है, लेकिन अफर्मेटिव किसका, ये अपने आप में असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस की अफर्मेटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल है तनु इज गोइंग टू लंदन, या फिर सी इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? इतना समझ आने के बाद ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर एक नोट। ये देख पा रहे हो नोट, ये अपने आप में इस पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बनाएगा। यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव मीनिंग है, यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव मीनिंग है। नेगेटिव कौन बनाएगा इसको, ये बनाएगा। ये कौन है, नोट। ये नोट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है जो इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएगा। नेगेटिव सेंटेंस होगा किसका, किसका, असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव। ठीक है, ये अपने आप में असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव। यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, यहाँ पे एज नेगेटिव वर्ड है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। जैसे तनु इज नॉट गोइंग टू लंदन, यहाँ पे नोट अपने आप में आखिरी सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है। क्या ये इन्फॉर्मेशन नहीं लग रही है आपको कि हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? क्या तनु इज गोइंग टू लंदन, तनु लंदन जा रही है। क्या मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को इस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी? मैं दूसरे व्यक्ति को ये बता रहा हूँ कि तनु इज गोइंग टू लंदन, तनु लंदन जा रही है। तो ये अपने आप में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं उस व्यक्ति को। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि तनु लंदन जा रही है। अगर मैं बोल दूं तनु लंदन नहीं जा रही, तनु इज नॉट गोइंग टू लंदन, तो भी मैं किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि तनु लंदन नहीं जा रही। या फिर सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वो एक लेटर नहीं लिख रही। ये भी तो अपने आप में किसी को इन्फॉर्मेशन देना हुआ ना, कि कोई व्यक्ति मेरे सामने में उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आई हैव ए कार। अब उस व्यक्ति ने सुना, हाँ ठीक है आपके पास है, कोई बात नहीं, आपके पास ये चीज है, हाँ ठीक है। अब मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दी कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। मैंने उस व्यक्ति को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म किया है, उसने मुझसे सूचना ली है, मैंने उसको सूचना दी है इस चीज के बारे में कि मेरे पास एक गाड़ी है। तो ये अपने आप में असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्मेशन देना। और असर्टिव सेंटेंस की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली आपकी अफर्मेटिव होती है जिसका मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा आपकी है नेगेटिव जिसका मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी असर्टिव के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है। और असर्टिव का मतलब होता है किसी को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा तरीका समझते हैं, दूसरा सेंटेंस समझते हैं। अब भी आप सभी के सामने इंटेरोगेटिव, आप सभी देख पा रहे होंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव अभी मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस के बारे में। मैंने बताया कि असर्टिव सेंटेंस में हम किसी को किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को बताया आई हैव ए कार, तो उस व्यक्ति ने उसको सुना, मैंने उसको एक इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, अब मैं किसी से कोई इंफॉर्मेशन चाह रहा हूं, मुझे किसी व्यक्ति से इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं उससे कुछ पूछना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब होता है मैं उस व्यक्ति से कुछ इंटेरोगेट करूंगा, मैं उस व्यक्ति से कुछ पूछूंगा। उसका मतलब होता है इंटेरोगेटिव करना। इंटेरोगेट करना मतलब किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना। अब क्वेश्चन पूछे जाने के दो तरीके हैं। आप दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से। दो ही तरीके हैं इस दुनिया में जिनसे आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किस तरीके से पूछ सकते हैं? सबसे पहले आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, या तो वो आप यस नो टाइप में पूछेंगे, या फिर आप पूछेंगे WH फैमिली से, या फिर WH क्वेश्चन से आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस या नो टाइप में क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको पता है कैसे होता है? मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूं, मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं उससे पूछता हूं आर यू कमिंग, आर यू कमिंग। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा। अब वो व्यक्ति मुझे यस या नो में आंसर देगा। कैसे देगा? या तो मुझे वो बोलेगा हाँ मैं आ रहा हूं, या मुझे बोलेगा ना मैं नहीं आ रहा। तो एक्चुअल में उसका आंसर क्या आएगा, हाँ या फिर ना। अगर मैं बोलता हूं किसी से डू यू हैव एनी कार, तो मुझे बोलेगा यस आई हैव ए कार, या फिर बोलेगा नहीं मेरे पास नहीं है। मेरे पास है नहीं है नहीं, वो सिर्फ यस या नो में आंसर दे सकता है आपको। वहां पे भी आंसर अपने आप में फुलफिल है।
अगर मुझसे पूछता हूँ क्या आपके पास गाड़ी है, डू यू हैव एनी कार, तो मुझे आंसर देगा यस, इतना ही इनफ है इसका आंसर। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आर यू गोइंग देयर, तो आप मुझे आंसर दे सकते हैं यस, या फिर मुझे कह सकते हैं नो, दैट इज इनफ। यस और नो में आंसर देना अपने आप में इनफ है। अगर मैं इस तरीके से किसी व्यक्ति से पूछता हूँ, और पूछने का स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे पूछने का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब को लूंगा, फिर मैं सब्जेक्ट को लूंगा, फिर मेन वर्ब, फिर आगे ऑब्जेक्ट। और ये जो आप देख पा रहे हो ये वाला साइन, ये अपने आप में इंटेरोगेटिव का साइन है, जो कि मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब ऑब्लिगेटरी है, लगाना ही लगाना है। अगर आप किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस से कुछ चीजें पूछ रहे हो किसी से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसके बाद में आपको ये वाला साइन, जो इंटेरोगेटिव का साइन है, क्वेश्चन मार्क है, वो आपको लगाना ही होगा। ये अपने आप में मैंडेटरी है, ये अपने आप में मैंडेटरी है, इसको लगाना ही होगा। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो ये देख लीजिए आर अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद देख लीजिए सब्जेक्ट यू का यूज हो रहा है, उसके बाद मेन वर्ब आ रही है गोइंग, उसके बाद में आ रहा है ऑब्जेक्ट जो कि देयर, आप कहां जा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि इंटरोगेटिव में हम दो तरीके से किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहला है कि हम यस या नो में पूछेंगे, या फिर दूसरा है हम WH से किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे। यस या नो में पूछने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप मैं किसी से क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे वो आंसर यस में देगा या नो में देगा। या फिर दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि हम WH से किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे आप, WH से हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हम पूछ लिए व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, तो ये सारे अपने आप में WH फैमिली या फिर WH क्वेश्चंस होते हैं कि हम किसी से WH से क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एग्जांपल से समझ लिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। WH वर्ड सबसे पहले आएगा, उस सेंटेंस की स्टार्टिंग में WH वर्ड आएगा, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चेंज क्या हुआ, चेंज कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे कि यस या नो में क्वेश्चन पूछते वक्त हमने हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट से, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन WH क्वेश्चन में सिर्फ फर्क इतना है कि उससे पहले आपको कोई भी WH वर्ड दे रखा होगा, फर्क सिर्फ इतना सा, ये एक छोटा सा फर्क है कि उससे पहले आपको कोई भी WH वर्ड दे रखा हो। यहां आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा था वेयर आर यू गोइंग, तो आप मुझे आंसर आर यू कमिंग, मैं पूछा था आर यू कमिंग देयर, तो आप मुझे आंसर दे सकते थे यस या नो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा वेयर आर यू गोइंग, तो क्या मुझे आंसर दे देंगे यस, क्या मुझे बोल देंगे नो। अगर आपके पापा आपसे पूछते वेयर आर यू गोइंग और आप जाके आपके पापा के सामने खड़े हो जाए, बोले यस, क्या बोल दे नो, पता लग जाएगा फिर आपको। ठीक है, तो WH से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको उसमें आपका पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ व्हाई आर यू गोइंग देयर, तो आपको मुझे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि मैं वहां इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे ये काम करना है, या फिर मुझे उस व्यक्ति से मिलना है, मुझे ये काम करना जरूरी है। आप मुझे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, तो वो है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन और उनका आंसर देने का तरीका। ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इंटरोगेटिव में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। असर्टिव का मतलब मैंने आपको बता दिया। असर्टिव का मतलब है कि मैं अपने आप में आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और इंटरोगेटिव का मतलब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं या फिर आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, वो अपने आप में इंटरोगेटिव सेंटेंस का। दोनों सेंटेंस की काइंड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ भी डाउट आपको बचा हो। ठीक है, हालांकि मैं अभी भी डिटेल कोर्स की तरह नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अभी भी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं। मेरे पढ़ाने का पीछे का इंटेंशन ये था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वॉइस और नरेशन में बहुत गलती कर देते हैं। एग्जाम से पहले अगर वो किसी टीचर का कोर्स उठा के पढ़ने लग जाए तो उसके अंदर 20-20 वीडियो दे रखी है, लेकिन अगर वो पढ़ने लग जाएंगे बच्चे हो तो फिर 20 दिन तो उसी में निकाल देंगे, कैसे कर पाएंगे अपने एग्जाम की तैयारी। तो ये बेहद जरूरी था। मैंने इस चीज की जरूरत समझी कि मैं 2 या 3 वीडियो मैक्सिमम में पूरे नरेशन को खत्म कर दूं, वॉइस और नरेशन के बीच का ये जो बैरियर है उस ब्रिज को मैं बिल्कुल अलग कर दूं कि आप नरेशन में और वॉइस में कंफ्यूज कहीं भी ना हो। इसके लिए मैं एक क्लास लेके आया हूं आपके सामने। असर्टिव और इंटेरोगेटिव मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। जिसने पढ़ रखा होगा ना, ये उसके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम टाइम के साथ भूल जाते हैं। हमें उनको ना याद रखना होता है, रिकॉल करना होता है। टीचर नहीं बताते इन सब चीजों के बारे में, हम भूल जाते हैं। तो ये चीजें लाने के पीछे का मेरा इंटेंशन यही था, ताकि वो छोटी छोटी चीजें, वो सिली सिली से मिस्टेक होती है ना, वो आप ना करें।
ठीक है, आगे देख लीजिए इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं। क्या एक्सप्रेस करते हैं? क्या एक्सप्रेस करते हैं? हम करते हैं किसी को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या फिर किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन। मैंने आपको कल वाले प्रैक्टिस सेशन में बताया था इंपैरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जहां हम क्या जिक्र करते हैं? ऑर्डर का, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का या फिर इंस्ट्रक्शन का जिक्र करते हैं। एग्जांपल से समझिए, बहुत जल्दी समझ में आएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा, अजर्टिव सेंटेंस की तरह ही दिखाई देगा, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो स्टार्टिंग किससे होगी? वो आपकी V1 से होगी, या डू से हो सकती है, डू नोट से हो सकती है, या लेट से हो सकती है। उसकी स्टार्टिंग होने के स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से स्टार्ट हो सकती है। अब आप इनको समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल के जरिए इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। कैसे समझेंगे? देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है मैंने वर्क हार्ड। क्या ये अपने आप में किसी के लिए कोई एडवाइस नहीं दिख रही आपको? क्या मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा कि आपको वर्क हार्ड करना चाहिए? किसी को एडवाइस दे रखा है ना, मैंने किसी को एडवाइस दे रखी है ना, एडवाइस दे रहा हूं ना किसी को कि वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड, डोंट टॉक टू हर। मैंने यहाँ पे किसी को क्या किया? मैंने किसी को ऑर्डर किया है। मैं किसी के कहता हूँ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो यहाँ पे मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा क्या आप मेरे लिए एक पानी का गिलास लेके आओ। क्या आपने आप रिक्वेस्ट नहीं है? प्लीज टर्न ऑन द लाइट, मैं किसी को बोल रहा हूँ प्लीज टर्न ऑन द लाइट। क्या अपने आप में कोई रिक्वेस्ट नहीं है? क्या मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा? मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, प्लीज टर्न ऑन द टेबल या फिर प्लीज टर्न ऑन द लाइट। मैं इसका मतलब है कि किसी से कुछ चीज के बारे में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लीज का भी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने प्लीज फिनिश द वर्क, यहाँ पे मैं किसी को क्या कर रहा हूँ? मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा काम प्लीज कर दीजिए। तो ये है अपने आप में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। और इनको पहचानने का तरीका है, या तो आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से समझ जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से देख लो कि अगर इसकी सेंटेंस की शुरुआत V1 से, डू नोट से या लेट से हो रही है, लेट अस गो फॉर अ वॉक। क्या मैं आप यहाँ पे किसी से किसी प्रकार का रिक्वेस्ट नहीं कर रहा? लेट अस गो फॉर अ वॉक, क्या हम घूमने जाएं? लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं। तो क्या मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा? आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंपैरेटिव सेंटेंस कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। V1 से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, डू से, डज नोट से, डू नोट से और लेट से, इस तरीके से वो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, समझ में आया इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, इंटरोगेटिव क्या होते हैं। दो सेंटेंस और बाकी हैं, सिर्फ दो सेंटेंस। नेक्स्ट आप सभी के सामने एक्सक्लेमेटरी, आपको बताना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं जिसके अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं। किसको एक्सप्रेस करते हैं? हम करते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, इमोशंस को, डिजायर को, रिएक्शंस को। जहां हम स्ट्रॉन्ग इमोशन, डिजायर या फिर किसी फीलिंग को और रिएक्शन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है एक्सक्लेम होना, अचंभित होना किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना किसी चीज के लिए। मान लीजिए कोई चीज आपके साथ ऐसी हो जाती है, जैसे बहुत बार आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि शो करता है कि आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड हो, उसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड बोला जाता है। कैसे? देख लीजिए, लाइक स्ट्रक्चर इसका वट या हु से भी स्टार्ट हो सकता है। वट अ मूवी, यहाँ पे वट का मतलब क्या है, लेकिन इसका जब आप देखेंगे कि एक्सक्लेम कर रहे हो आप किसी चीज को, यहाँ पे व्हाट ए मूवी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये वाला साइन, ये वाला जो साइन आप देख पा रहे हो ना, ये अपने आप में एक्सक्लेमेटरी साइन है। एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब है कि आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्सक्लेम कर रहे हो कि क्या मूवी थी, आप किसी को बता रहे हो। योर फेस रिएक्शन वाज वेरी अनक्लियर, मतलब वो आपके फेस रिएक्शन बहुत अजीब थे उस व्यक्ति के सामने जब आपने बोला व्हाट ए मूवी, तो सामने वाले व्यक्ति ने देखा दैट यू आर इन सरप्राइजिंग मूड, या फिर आप किसी भी एक्सक्लेमेटरी चीज में हो। क्या आप किसी चीज के लिए एक्सक्लेम कर रहे हो कि आपको मूवी या तो बहुत अच्छी लगी, आपको बहुत बुरी लगी वो मूवी, तो आप उसको बोले व्हाट अ मूवी। अगर आप ऐसे बोले व्हाट अ मूवी, तो आप बोलेंगे कि आपकी वो मूवी अच्छी लगी। दूसरी बात में बोलेंगे व्हाट अ मूवी, तो उसका मतलब भी ये है कि मैं वहां पे चाहे शोर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन वो अपने आप में एक्सक्लेमेटरी, आपकी फेस रिएक्शन दिखा देते हैं कि आप एक्सक्लेमेटरी बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इंग्लिश में जब आप लिखोगे तो आप इस एक्सक्लेमेटरी साइन से इसको डिनोट कर दोगे, वरना आप अपने फेस एक्सप्रेशन से शो कर दोगे कि एक्सक्लेमेटरी है या नहीं है। नहीं तो फिर आप इस साइन से रिप्रेजेंट कर दोगे, जब आप कोई सेंटेंस लिखोगे तो आप साइन से रिप्रेजेंट कर दोगे कि अपने आप में एक्सक्लेमेटरी है या नहीं है। आज ही सेंटेंस के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे हुर्रे, वाओ, एलास, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। तो ये अपने आप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हम किसी चीज के लिए अचंभित हो जाते हैं, उस एक सिचुएशन पे हम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं ना, तो वो वहां पे एक्सक्लेमेटरी कहलाती है। यहाँ पे लिख दिया हुर्रे आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ये अपने आप में व्यक्ति खुश है। ये हुर्रे अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, ये किसका है? जॉय, प्लेजर, डिलाइट, हैप्पीनेस का है। इसे यही समझ पा रहे होंगे कि आप ये व्यक्ति बहुत खुश है, मैं इस जॉब में सिलेक्टेड हो गया, इस जॉब के लिए सिलेक्टेड हो गया,
ये अपने आप में उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्सक्लेम का मतलब आप समझ गए होंगे। टू एक्सप्रेस क्या करना है, एक्सप्रेस करना है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन और डिजायर और रिएक्शंस को, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसर्टिव के बारे में, इंटेरोगेटिव के बारे में, एक्सक्लेमेटरी के बारे में और इंपेरेटिव के बारे में। नेक्स्ट बचता है आपका फाइनल ऑप्टेटिव सेंटेंस। हालांकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक प्रॉपर्टी है, लेकिन पढ़ना बेहद जरूरी है। नया तरीका इसका बना दिया गया है, बना दिया गया तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे टू एक्सप्रेस ब्लेस, ब्लेस का मतलब किसी को आशीर्वाद देना, किसी के अच्छे के लिए सोचना, अच्छा करना कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, हम किसी को ब्लेस कर देते हैं। जैसे गांव देहात में क्या करते हैं, जब किसी के घर जाते हैं वैसे हाथ रखते हैं सिर के ऊपर या फिर कमर पे हाथ रख देते हैं, पीठ थपथपा देते हैं, तो क्या होता है अपने आप में ब्लेस करना होता है। वो एक वे है उनका, ट्रेडिशनल वे है कि किसी को हम ब्लेस करें कि बेटा जियो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, नौकरी लो, ये सारे होता है किसी को ब्लेस कर देना। समझ पा रहे हो? दूसरा करस, किसी को अभिशाप दे देना, किसी को करस कर देना। कि बहुत बार लड़ाई झगड़ा नहीं होता किसी के घर में, किसी के गांव गली देहात में लड़ाई नहीं होती, वहां पे ना बहुत कुछ ऐसी बातें बोल जाती हैं, आपके ऐसे हो जाए, आपके वो चला जाए, आपके वो हो जाए। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं अपने आप में ना इमोशंस होते हैं। कैसे इमोशंस? नेगेटिव इमोशंस है, ये नेगेटिव इमोशन है। ब्लेस होता है किसी को पॉजिटिव इमोशंस के साथ कुछ भी ब्लेस कर देना। विश, हम सोच रहे हैं कि है ना इसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, या फिर हमारे साथ ऐसा हो जाना चाहिए, या फिर जो भी है वो ऐसा हो जाना चाहिए, हम उस चीज के लिए विश कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर स्ट्रक्चर आपका शुरू हो रहा है, सॉरी, मे से सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी फर्स्ट फॉर्म अगर आपको दे रखी है, स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा? स्ट्रक्चर होगा, अगर मे से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अगर सब्जेक्ट उसके बाद दे रखा है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और मे के बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब है कि वो इस प्रकार का एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी आप वहां पे यूज कर सकते हो, बिना एक्सक्लेमेटरी के भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे है ना एक प्रकार की आपको क्या कह रहा हूं, आपको ब्लेस कर रहा हूं, आपको ब्लेस कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है मे यू रूट इन हेल, यहाँ पे मैं किसी को कर्स कर रहा हूँ। रूट इन हेल, हेल का मतलब होता है नरक, तो यहाँ पे मैं किसी को कर्स कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो मैं उसको कर्स कर रहा हूँ कि मे यू रूट इन हेल, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं उसको कर्स कर रहा हूँ, किसी चीज के लिए अभिशाप दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैटेगरीज मैंने आपको बताई सेंटेंस की। अब आप पूछेंगे कि सर पढ़ नरेशन रहे हैं, कैटेगरी सेंटेंस की पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे करने का पीछे का रीजन पता है? अब आप किसी भी सेंटेंस को देखकर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक्चुअली में ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है, किस तरीके का सेंटेंस है। और नरेशन इज ऑल अबाउट द सेंटेंस, कि किस तरीके का सेंटेंस है, उसी तरीके के सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करेंगे। जब आपने यहाँ से सीख लिया कि रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करने के लिए मुझे को सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब आपको पता होगा कि सेंटेंस की कैटेगरी होती कितनी है, कौन सी होती है। सेंटेंस की कैटेगरी 5 मैंने आपको बताई, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ये 5 कैटेगरीज ही सेंटेंस की कैटेगरी होती है। इन्हीं से आप डिफाइन कर पाएंगे कि ये वाला सेंटेंस कौन सा है, और ये वाला सेंटेंस अगर आपने डिफाइन कर लिया तो उसके कुछ बेसिक से कंसेप्ट होते हैं और आपका नरेशन खत्म। अभी नहीं, बाकी अभी बाकी अभी बाकी क्या खत्म क्या हुआ? सेंटेंस को समझाना, सेंटेंस के बारे में जानना। ठीक है, इतना ही सेंटेंस के बारे में जानना था, इतना इनफ है। इतना इनफ होने के बाद हम आगे चलते हैं कि जनरल रूल और स्पेशल रूल होते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं वापस से अपने टॉपिक नरेशन पर। देखो, नरेशन को पढ़ने के लिए ना बेसिक सीखना बेहद जरूरी था आपके लिए। इंग्लिश को सीखने का एक ही तरीका है, बताइए आपको, इंग्लिश का हर एक टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। इंग्लिश को पता है आप किस तरीके से पढ़ेंगे? अगर आप आज पढ़ना शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आज से 2 महीने बाद क्या पता आपको पहली वाली क्लास की कोई बात समझ में आ जाए। आज जो आपका डाउट है, क्या पता आने वाले 2 महीने के बाद वो आपका डाउट क्लियर हो जाए। इंग्लिश इस तरीके से काम करती है। इस तरीके से नहीं है कि इंग्लिश के ये 10 गिलास मैंने यहाँ पे रख दिए, उसमें मैंने जिस तरीके से और मैं डालता हूँ, जैसे पहले वाला गिलास पानी का भर दिया, भरने के बाद दूसरा भरा, नहीं, इंग्लिश ऐसे काम नहीं करती। सभी गिलासेस के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डलता रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, तो फिर अपने आप में वो सारे फिल हो जाएंगे, भर जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका छूट रहा है तो ये पार्ट है इंग्लिश का, इसी तरीके से इंग्लिश पढ़ी जाती है। डाउट अगर इंग्लिश में आपके नहीं बन रहे तो फिर इसका मतलब आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। इंग्लिश को पढ़ने का एक ही तरीका है, आज आपको डाउट होना जरूरी है,
और वो डाउट आपका आने वाले वीडियोस के अंदर, आने वाले लेक्चर्स के अंदर क्लियर होगा। यही एक तरीका है। सेंटेंसेस बता दिया। अब चेंज कैसे करेंगे, रूल ऑफ चेंजिंग नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने के तरीके हैं, कैसे हैं, दो तरीके हैं। किस तरीके के तरीके हैं, सबसे पहला है जनरल रूल, जनरल रूल से चेंज करेंगे। दूसरा स्पेशल रूल, स्पेशल रूल से चेंज करेंगे। अब कैसे कैसे होंगे बता देता हूं। अब यहाँ पे लिखा है जनरल रूल के अंदर सबसे पहले लिखा है अप्लीकेबल ऑन ईच टाइप ऑफ सेंटेंस, हर तरीके के सेंटेंस में यूज होगा। अब आपको पता ही नहीं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस होते क्या हैं, तो आप कैसे चेंज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे दूसरा लिखा है स्पेशल रूल एप्लीकेबल ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस, कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंस होंगे। किन सेंटेंस में से होंगे, क्या सेंटेंस होंगे, इंपेरेटिव, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव, उसी में से बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनके पास अपने खुद के कुछ स्पेसिफिक रूल होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो हर किसी के साथ अप्लीकेबल हो जाएंगे, जो रूल्स अपने हर किसी सेंटेंस के साथ अप्लीकेबल होंगे उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। लेकिन कुछ स्पेशल रूल होंगे जो कुछ स्पेशल सेंटेंस के साथ ही अरेंज होंगे। आपका एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पढ़ाता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम जनरल रूल्स के बारे में जानेंगे। जनरल रूल्स क्या होते हैं, हम चेंज कैसे करेंगे, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में जाएंगे तो चेंज क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में बिल्कुल जनरल सा रूल बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला हम क्या चेंज करेंगे, चेंज इन टेंस। अब सबसे ज्यादा बच्चे गलती कहाँ करते हैं, उनको नरेशन और वॉइस में ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉइस के अंदर टेंस चेंज नहीं होता। वॉइस के अंदर अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। लेकिन नरेशन के अंदर प्रेजेंट है तो पास्ट में जाएगा, पास्ट है तो और पास्ट में चला जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। नरेशन और वॉइस में आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। नरेशन के अंदर चेंज टेंस होता है, टेंस चेंज होता है, लेकिन वॉइस के अंदर टेंस चेंज नहीं होता। अगर नरेशन में पास्ट है तो वो प्रेजेंट है तो पास्ट में जाएगा, और पास्ट में है तो और पास्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर वो नरेशन वॉइस के अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा। वहां पे टेंस चेंज नहीं होता है, नरेशन के अंदर टेंस को चेंज किया जाता है। उसके बाद कहाँ चेंज होता है, चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंदर चेंज होता है। प्रोनाउन के अंदर कैसे चेंज होता है बता दूंगा, बस सभी के लिए इतना याद रखो, लिख लो कहीं पे अपनी नोटबुक में, लिख लो कि चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन के अंदर चेंज होगा। उसके बाद आप देख लीजिए चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। जो वर्ड टाइम वो टेंस से रिलेट करते हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे टुमारो, यस्टरडे, द डे बिफोर, हम ये यूज करते हैं ना, हेंस, देंस, ये सारी चीजें, अगो, बिफोर, ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू टेंस, ये सारी चीजें होती हैं आपकी, ये अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू टाइम और टेंस ये चेंज होती हैं। प्रोनाउन कौन से होते हैं, प्रोनाउन को पता होना चाहिए, हिज, हिम, हर, ये सारे आपके प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से चेंज होते हैं। आगे चलते हैं। आगे आप देख लीजिए चेंज ऑफ टेंस। टेंस किस प्रकार से चेंज होंगे। अब अगर आपको, मैंने यहाँ पे लिख रहा है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपको पता ही नहीं होता रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है, आपको पता ही नहीं होता रिपोर्टिंग स्पीच होती क्या है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते, आप वहीं रुक जाते हैं। आप वीडियो के इनिशियल स्टेज पे ही रुक जाते हैं, आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर आपको मैंने फुल डिस्क्रिप्शन से नहीं समझाया होता कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब वो वाला पार्ट है जो कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर है। इन्वर्टेड कोमा से बाहर ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये अपने आप में रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, समझ पाए आप इतनी बात। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच ये नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले बता चुका हूं, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पहुंचते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पे, पहला रूल चेंज ऑफ टेंस। चेंज कैसे करेंगे देख लीजिए। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर इज द प्रेजेंट और फ्यूचर, बस इतना ही काफी था आपके लिए। प्रेजेंट और फ्यूचर, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर आपको प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दे रखा है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में आगे टेंस को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपको प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दे रखा है तो द टेंस डोंट गेट चेंज, वो चेंज नहीं होगा। कहाँ चेंज नहीं होगा, व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। मतलब कि रिपोर्टिंग जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो एज इट इज आप रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगी। प्रोनाउन जरूर चेंज हो जाएंगे, प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि नरेशन में कैसा होता है कि प्रेजेंट की चीजें पास्ट में जाती है तो वो जो प्रेजेंट की चीजें प्रेजेंट में ही रह जाएगी अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है। एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ डेफिनेशन से समझ पाना बेहद मुश्किल है।
एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं आपको। ये अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे देख पा रहे होंगे से, यहाँ पे विल भी होता तो ये भी अपने आप में फ्यूचर हो जाता। सेज अपने आप में क्या है, सेज अपने आप में एक प्रेजेंट है। यहाँ पे सेड भी लिखा होता है, आपने देखा यहाँ पे से की जगह सेड भी लिखा होता है, आस्क भी लिखा होता है, टेल भी लिखा होता है, टोल्ड भी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे सेज अपने आप में प्रेजेंट है। वो से का अगर पास्ट बनाओगे तो सेड, ये इसका पास्ट है। यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि ये अपने आप में प्रेजेंट में है या नहीं है। यहाँ पे विल भी हो सकता था, कोई बात नहीं, वो फ्यूचर में हो जाता, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अपने आप में प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट में है तो इसका मतलब सीधा सा है कि आगे जाके आप टेंस रिपोर्टिंग स्पीच का चेंज नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, एग्जांपल से देख लेते हैं। डायरेक्ट है, यहाँ पे इनडायरेक्ट दे रखा है इसका। डायरेक्ट में क्या बोला, ही सेज टू मी आई एम ए टीचर। अब मैं आता हूँ आगे, मैं चेंज करता हूँ इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा तो क्या क्या सिनेरियो होगा, सी सेज का बदल जाएगा टेल्स में। टेल का जो पास्ट होगा वो टोल्ड होता है, लेकिन ये भी अपने आप में क्या है, अपने आप में प्रेजेंट में है। सी टेल टू मी, किसे बोला, टू मी, मुझे बोला। से टू का अपने आप में टेल्स में बदलता है। ये सारे वेरिएशन आपको बाद में समझ में आएंगे। सिर्फ आप इतना समझो कि ये अगर अपने आप में जो रिपोर्टिंग वर्ब अपने आप में प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है तो आगे वाला टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखो सी इज ए टीचर, यहाँ पे भी आई के साथ एम है, आई के साथ एम ही यूज होता है, तो सी के साथ हमें सिमिलर इज का यूज करना पड़ेगा। तो सी इज ए टीचर, आई एम ए टीचर, टेंस नॉट चेंज, टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ प्रोनाउन में। प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ, आप बोलेंगे आई, सॉरी आई का सी कैसे बनेगा, सब पता लगेगा। पहले इतना जान लो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपके सामने है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दे रखा है तो रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाला टेंस आपका चेंज नहीं होता। यहाँ पे आई एम ए टीचर है प्रेजेंट का, और यहाँ पे भी आई एम सी इज ए टीचर, ये भी अपने आप में प्रेजेंट में है। तो जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो पहली बात ही हम ये पढ़ते हैं कि टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट से पास्ट में जाता है, हर सिनेरियो बनता है। पर इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अपने आप में प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो आने वाला रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी भी चेंज नहीं। ठीक है, इतनी बात आपको भली भांति समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कितने मिनट की हो, ओके। मुझे लगता है ये क्लास काफी लंबी हो गई। ठीक है, 47 मिनट की क्लास हो गई, इतनी लंबी नहीं होनी थी। मैं समझाने में शायद ज्यादा बहुत जल्दी कर गया। कल हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन टेंस। अब बहुत कुछ बाकी नहीं रहा, अब बहुत कुछ बाकी नहीं रहा। अगली 2 क्लासेस के अंदर आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से हम टेंस को नरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी इसलिए हुई क्योंकि समझाना बेहद जरूरी था। नरेशन होता क्या है, नरेशन की रूट क्या है, नरेशन क्यों पढ़ते हैं, नरेशन काम किस तरीके से करता है, ये समझाना बेहद जरूरी था। और इसी समझाने गए में हमने बहुत समय निकाल दिया इस वीडियो में। बहुत जरूरी वीडियो है, बेसिक की वीडियो है। अगर ये पढ़ ली उसके बाद आने वाली वीडियोस आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे विदाउट एनी हर्डल। ठीक है, तो ये वीडियो कर लीजिएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे कहां से, चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस से हम कल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप आगे की चीजों को पढ़ेंगे। आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखिएगा। जो बच्चा ऐसे सोचता है कि मुझे पहले से चीजें आती हैं तो 1.25 पे देख लीजिएगा। जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता नरेशन क्या है, मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद उस बच्चे के मन में इतना सा भी डाउट रहेगा कि क्या होता है नरेशन। आप परेशान मत हो जाइए, परेशान नहीं होना आपको। किस लिए नहीं होना कि सर ये चेंज कैसे हुआ, आई की जगह सी कैसे है, ये मैंने आपको बताया ही नहीं है। जब आपको बताया ही नहीं है तो आपको इस चीज के लिए परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया सिर्फ इतना सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंसेस होते कैसे हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया अगर रिपोर्टिंग वर्ब अपने आप में प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे टेंस चेंज नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सर टेंस चेंज कैसे होता है, हमें कैसे पता, सब पता लग जाएगा। वेट फॉर ए सेकेंड, अगले वाले पार्ट को आने से पहले इस पार्ट को बड़े अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस। बट ये पहला पार्ट था, आने वाले पार्ट्स डेली अपलोड कर दिए जाएंगे। नरेशन वॉइस को मैं आपसे एग्जाम से पहले करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों करवा दूंगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, नरेशन वॉइस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, मिलकर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, थैंक यू वेरी मच।